हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स भारत का भूगोल। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख ले रहे हैं तो आपका समझ लीजिए कि संपूर्ण भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, फिर भी आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि भारत का जो भूगोल है हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो थोड़ा समय तो लगेगा ही दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखने लगा, क्योंकि यह जो वीडियो है आपका भूगोल वह आपके कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जानते हैं आप कि भूगोल जो है वह काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन इस वीडियो में हम ऐसे समझाएंगे जैसे कि आप सबको एकदम मुजबानी याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक बने रहिए, वीडियो पूरा देखना और चलिए देखिए हम कैसे पढ़ाते हैं आप सबको। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तो हम देखेंगे पहले भूगोल होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो भूगोल भूगोल किसे कहते हैं दोस्तों? भूगोल किसे कहते हैं? तो ये मान लीजिए आपका पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था। तो जियोग्राफिक शब्द दिया किसने था दोस्तों? इसका प्रयोग किसने पहले किया था? तो राइट आंसर होगा आपका एरिस्टोस्थनीज। एरिस्टोस्थनीज जो थे वह यूनानी विद्वान थे, तो उन्होंने दोस्तों जियोग्राफिक शब्द दिया था। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो जियोग्राफिक शब्द किसने दिया था? तो एरिस्टोस्थनीज ने दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, तो दोस्तों आधुनिक भूगोल के जो जनक होते हैं वे हैं आपके अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, और ये एक जर्मन भूगोल वक्ता थे दोस्तों, याद रखिएगा भूगोल वक्ता थे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। आधुनिक भारत का जनक माना जाता है इनको। अगर आपसे बात करें कि मानव भूगोल की संज्ञा किसे दिया जाता है, मानव भूगोल के पिता की संज्ञा किसे दी जाती है, तो फ्रेडरिक रेडजेल को दी जाती है। तो इसमें आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट, यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसे पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। और भूगोल की जो दोस्तों भूगोल भारत का जो भूगोल है वह किसकी है? किताब उल हिंद, यानी कि भारत का जो भूगोल है वह कृति किसकी थी? वह कृति थी अलबरूनी। अलबरूनी की एक पुस्तक थी किताब उल हिंद, उसमें आपका भारत का भूगोल का वर्णन मिलता है, याद रखिएगा। और भारत का भूगोल दोस्तों जो पुस्तक जिसमें लिखा गया है वो अलबरूनी ने लिखा है, याद रखिएगा। तो इतनी जो बातें होती दोस्तों आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं, तो याद रखिएगा इन सबको। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों भारत में कुल कितने नाम हैं? तो दोस्तों भारत के कुल कितने नाम हैं? आप जानते हैं कि यह जो क्वेश्चन है आपके काफ़ी जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का क्या कितना नाम है। तो भारत के कुल 4 नाम होते हैं। तो ये यूपीएससी का भी सवाल है कि भारत के कुल कितने नाम होते हैं। तो भारत के कुल 4 नाम हैं। कौन कौन से आइए जान लीजिए। तो जो भारत का नाम है, एक तो भारत हो गया, दूसरा जम्बूद्वीप, तीसरा हिंदुस्तान और चौथा आर्यभट्ट। तो दोस्तों भारत किसने बोला, जम्बूद्वीप किसने बोला, हिंदुस्तान किसके द्वारा बोला गया और आर्यभट्ट किसके द्वारा बोला गया? आइए इसके बारे में जान लेते हैं नीचे। तो दोस्तों जो भारत है, भारत कैसे नाम पड़ा? तो भारत देश का जो भारत पड़ा वह आपके आर्यों के शक्तिशाली राजा भारत थे, तो उनके नाम पे हमारे देश का नाम पड़ गया भारत। ठीक है, एक तो आपका क्लियर हो गया। और दूसरा आपका जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप कैसे पड़ा दोस्तों? तो पुरुषों के द्वारा इसे जम्बूद्वीप कहा गया भारत को। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? हिंदुस्तान नाम इसलिए पड़ा कि ईरानी और फारसियों के द्वारा इसे हिंदुस्तान बोलने जाने लगा, तो इसलिए इसका नाम भी हिंदुस्तान पड़ गया। नेक्स्ट है आपका आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट भारत का नाम कैसे पड़ा? तो भारत का जो आर्यभट्ट नाम पड़ा वह आपके उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पे पड़ा। तो दोस्तों आप जान लीजिएगा कि जो हमारे भारत है, एक हमारा जो भारत देश है उसका नाम कितने हैं? तो उसके 4 नाम हैं। और कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा भारत, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान और आर्यभट्ट, और किन किन लोगों के द्वारा कहा गया इसको हमने आपको क्लियर करा दिया। ठीक है, चलिए इसके स्क्रीनशॉट लेना, इसको भी ले लीजिए। चलिए आगे हम देखेंगे, ले लिए आप लोग। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम। तो दोस्तों भारत किस स्थिति में है, कैसे है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो भारत की जो स्थिति है दोस्तों, भारत की जो स्थिति है वह गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। तो जो है आपका जो मैप में अगर देखेंगे आप तो भारत कैसा है? तो गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे जो होता है गोल भी, ऐसे जो होता है आपका यहाँ पे नॉर्थ पोल, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पे साउथ पोल। तो ऐसे होगा हमारा जो भारत है। ठीक है,
इस मैप में रहता है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा भारत है दोस्तों, जो भारत है, भारत की आकृति कैसी है? चतुर्षकोणीय। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 4 कोण दिख रहे हैं। यहाँ पे एक कोण, ये दूसरा, एक तीसरा, एक चौथा। तो ऐसे जो है दोस्तों हमारा भारत है, अपना प्यारा भारत कैसा है? चतुर्षकोणीय है, यानी कि 4 कोणों में विभाजित है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंधी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह हो जाता है आपका उष्ण कटिबंधी, यह हो गया आपका नीचे का उपोष्ण कटिबंधी। इसे बीच में बटा हुआ है, उधर का ऊपर का हो जाता है उष्ण कटिबंधी, नीचे का हो जाता है उपोष्ण कटिबंधी। तो याद रखिएगा हमारा जो भारत है वह 2 भागों में है, मतलब कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधी दोनों में है। ठीक है, और भारत कैसा है? भारत की आकृति कैसी है? चतुर्षकोणीय। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की आकृति कैसी है तो आप बताएंगे चतुर्षकोणीय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत का अंशांशी विस्तार कितना है? तो दोस्तों जो भारत का अंशांशी विस्तार है वह कितना है? तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो यह अंशांशी विस्तार है वह ऐसी होती है, ऐसे, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो जो आपकी अंशांशी विस्तार है वह आपकी यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत का अंशांशी विस्तार। अगर आपसे कोई बोले भारत का अंशांशी विस्तार क्या है तो आप बताएंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश पे है। और अगर आपसे कोई पूछे देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार की बात करें तो ऐसे होता है देशांतरी विस्तार। ठीक है, ऐसे देशांतरी विस्तार है। और अगर आपसे पूछे देशांतरी विस्तार के कैसे है तो आप बताएंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आप यहाँ देख रहे हैं पूर्वी देशांतर पे आपका क्या है? देशांतरी विस्तार। और अक्षांशी विस्तार हमने बता दिया, ऐसे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, और कितने डिग्री पे ये भी हमने बता दिया। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको यह कॉमन बात है और इसको याद रखना हमेशा हर स्टूडेंट का कर्तव्य है कि हमारा भाई हम भारत देश के निवासी हैं, तो भारत के बारे में हमें पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे दोस्तों भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो भारत है हमारा वह विश्व में कौन से क्षेत्रफल पे है, और तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा राज्य और सबसे बड़ा देश, और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, तो हम क्षेत्रफल के देख लेते हैं और जनसंख्या के हिसाब से। तो विश्व में प्रथम स्थान देख ले रहे हैं किसका किसका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार। तो बात करते हैं यहाँ पे प्रथम विश्व में कौन है? आपका रूस है क्षेत्रफल के अनुसार, और जनसंख्या के अनुसार पे आपका भारत है। दूसरा है आपका कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से, और चीन आपका जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, तीसरे पे क्या है? आपका चीन, और जनसंख्या की बात करें तो यूएसए है। यहाँ पे देख सकते हैं चौथे पे क्या है? यूएसए, और 5वें पे क्या है? ब्राज़ील, 6वें पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे क्या है? भारत। तो आपका भारत कितने नंबर पे? 7वें पे। और जनसंख्या की दृष्टि से कैसा है आपका? सबसे पहला, याद रखिएगा प्रथम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इससे भारत से भी छोटा कौन है? आपका अर्जेंटीना। तो आप याद कर सकते हैं रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद भारत, इसके बाद क्या? अर्जेंटीना। याद रखिएगा, ऐसे है आपका क्रम, सीक्वेंस। आप इसको याद कर लीजिएगा, सीक्वेंस पूछा जाता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे दोस्तों कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह कितना है दोस्तों? तो आपका यहाँ पे याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किमी। ठीक है, कैसे? तो 32,87,263 वर्ग किमी। तो अगर आप 32,87,000 नहीं याद कर रहे हैं तो फिर भी आप इतना याद कर लीजिए कि 32,37,263 वर्ग किमी, इतना आपका भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। याद रखिएगा, भारत का जो विश्व का कुल परसेंट है, कितना भारत घेरे हुए हैं? आपका 2.42% घेरे हुए हैं। तो इतना बातें आपको याद रखनी है आपके अपने भारत के बारे में। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करती है। तो दोस्तों विश्व का जो जितना जनसंख्या होती है उतने में से आपका 17.5% हिस्सा आपका भारत में निवास करती है। उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किमी है। तो उत्तर से दक्षिण कैसे होता है दोस्तों? तो उत्तर से जो दक्षिण है वह आपका ऐसे है। ठीक है, तो जो है आपका उत्तर से दक्षिण, ये है उत्तर और इधर हो गया दक्षिण।
उत्तर दक्षिण, यहाँ पे पूरब पश्चिम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर से दक्षिण है दोस्तों, यह विस्तार कितनी है आपकी 32-34 है। ठीक है, 32 और 14, 32-14 किलोमीटर है, याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा जाता है। अब तो दोस्तों अब हम देखेंगे पूरब से पश्चिम विस्तार। तो पूरब से पश्चिम की विस्तार करें तो पूरब से जो पश्चिम का विस्तार है यह कितना है, यह आपका है 29-33, याद रखिएगा 29-33 किलोमीटर है आपका पूरब से पश्चिम का। तो यह आपको सीक्वेंस याद रखना है कि अगर उत्तर से दक्षिण का विस्तार आपसे कोई पूछे तो कितना है, तो आपका 32-14 किमी है, किलोमीटर है। और अगर आपसे पूर्व से पश्चिम कोई पूछे तो आप बताएंगे 29 से 33 किलोमीटर है। तो दोस्तों हम मैप के साथ ही समझते चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, और बहुत आसानी से हम लोग इस वीडियो को देखेंगे और बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है, चलिए हम देखेंगे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है आपका भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, वह कहाँ पे है दोस्तों, तो वालांग किबुथु, और वालांग किबुथु में स्थित है आपका भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। ठीक है, ईस्टर्न पॉइंट। तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह कितने डिग्री पे है, तो ये आपको डिग्री भी याद रखना है कि 97 डिग्री 25, यहाँ पे 25 होगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है आपका क्या, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में है, और यह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, हो गया आपका कंप्लीट। अब हम आगे देखेंगे भारत का पश्चिमी बिंदु। तो दोस्तों भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वह कहाँ है, तो यह हो गया आपका पूर्वी बिंदु, यह हो गया आपका पश्चिमी बिंदु, यानी कि गुजरात। तो ऐसे होता है सीक्वेंस में दोस्तों, यहाँ पे हो गया पूर्वी, यहाँ पे हो गया पश्चिमी। तो हम पश्चिमी जो है दोस्तों, भारत की सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वह है गुम्हार मोती, यानी गुजरात में पड़ता है दोस्तों गुम्हार मोती, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गुजरात में स्थित है आपका गुम्हार मोती, और यह भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु है, और यह कच्छ जिला में, और यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है आपका क्या, भारत का पश्चिमी बिंदु, यानी कि गुम्हार मोती। ठीक है, कितने डिग्री पे स्थित है, तो आपका 68 डिग्री 7 मिनट। अब हम देखेंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंद्रकौल। इंद्रकौल कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है आपका इंद्रकौल, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पास में पड़ता है, लद्दाख क्षेत्र में। तो यहाँ पे आपका पड़ता है क्या, आपका इंद्रकौल, यानी कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, इंद्रकौल। और यह पीओके में पड़ता है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है, और यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, याद रखिएगा यह उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, और यह आपका पूर्वी अक्षांश पे स्थित है। ठीक है, पूर्वी देशांतर पे स्थित है, हमने आपको बताया था। इसे क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। ठीक है, या देशांतर है या अक्षांश है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उत्तरी है, तो उत्तरी आपका उत्तरी अक्षांश हो गया। तो यह भारत की जो सबसे उत्तरी बिंदु है इंद्रकौल, वह आपका 37 यहाँ पे होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो दोस्तों भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पे है, तो पूरा ऊपर उत्तर हो गया, यहाँ पे दक्षिण हो गया। तो दक्षिण को हम देखेंगे दोस्तों, जो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंद्रकौल। इंद्रकौल जो दोस्तों है आपका कहाँ पे स्थित है, यह आपका इंदिरा पॉइंट दोस्तों, यह आपका कहाँ स्थित है, यह आपके अंडमान निकोबार में स्थित है आपका क्या, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट के 3 नाम अलग अलग कौन से हैं, तो इंदिरा पॉइंट के 3 अलग अलग नाम है, कौन से, पार्सेन, पिग्मेलियन और लहर सिंह। पार्सेन, पिग्मेलियन और लहर सिंह, यह 3 नाम दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट के 3 अलग नाम बताइए, कौन कौन से हैं, अन्य नाम बताइए, तो आपको यह पता होना चाहिए। तो दोस्तों यह आपका कहाँ स्थित है, आइए जान लेते हैं। तो यह इंदिरा पॉइंट जो है, यह पिग्मेलियन पॉइंट, यह आपके निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है आपका। ये इसकी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से दूरी 876 यानी कि 876 किलोमीटर पे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे भारत के मुख्य बिंदु का क्या नाम है। तो दोस्तों आप जानते हैं, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था कि भारत के जो मुख्य बिंदु है उसका क्या नाम है। तो भारत का जो मुख्य बिंदु है उसका क्या नाम है, आपका कैप कोमोरियन नाम है। इसे प्रायद्वीपी का भारत का दक्षिणतम भाग भी कहा जाता है, प्रायद्वीपी भारत का। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, कैप कोमोरियन। यह तमिलनाडु राज्य के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है।
भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 आपका किमी है। यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा जो कि आपके धरती से लगती है दोस्तों, स्थलीय सीमा, भारत की जो स्थलीय सीमा यानी कि जो धरती से लगने वाली है, लैंड से लगने वाली है, वह सीमा भारत की कुल लंबाई कितनी है? तो आपकी 15,200 है किमी, याद रखिएगा। भारत की तटीय भाग सहित लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की जो तटीय भाग सहित लंबाई है वह 7516.6 किमी है, और यह द्वीपों को समूह को मिलाकर है। तो दोस्तों जो द्वीप होते हैं उनको मिलाकर भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है वह आपकी 7516.6 किमी है। और हम देखेंगे दोस्तों जो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपकी 6100 किलोमीटर है, याद रखिएगा। 6100 किमी जो है आपका 6100 किलोमीटर यह आपकी भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा की लंबाई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम देखेंगे भारतीय मानक समय रेखा। तो यह तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एग्जाम में आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय तटीय जो है आपका भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। यह 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यानी कि स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा जो है आपकी भारतीय मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया है, किस शहर से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए जो भारत में भारतीय मानक समय रेखा लिया गया है वो आपके इलाहाबाद के नैनी के पास से लिया गया है, और कितने डिग्री पे? आपका 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, अब हम देखेंगे मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मानक समय रेखा जो होती है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यह 3 आपके प्रदेश लगे हैं, और दूसरा है आपको, चौथा है आपका छत्तीसगढ़, और 5वां है आपका उड़ीसा। तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है आपका मानक समय रेखा, और आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि आपके 3 जो हैं राज्य वो आपके प्रदेश से हैं, और चौथा है आपका छत्तीसगढ़, 5वां है आपका उड़ीसा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका उड़ीसा। तो यह दोस्तों आपके 5 राज्यों से होकर गुजरता है आपका मानक समय रेखा। ठीक है, आगे हम देखेंगे। और दोस्तों यह जो रेखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह जो रेखा है वह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो यह क्वेश्चन पूछा होता है कि यह ग्रीनविच जो मेन टाइम होता है उससे कितने घंटे आगे है? तो आपको पता होना चाहिए 5.5 घंटे आगे है। कौन? आपका मानक समय रेखा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह क्वेश्चन आपके यूपी SSC PET की जो हुए थे एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट मार लीजिएगा, ठीक। हम बताएं या ना बताएं, इसमें जो भी है भूगोल में वह सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और भूगोल पढ़ना है तो काफ़ी मन से, एकदम फ्रेश माइंड से होकर इसको पढ़िए, और आपको बराबर इसको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि आपकी हर एग्जाम में भूगोल से क्वेश्चन बनते हैं, या फिर स्टैटिक जीके की बात करें तो उसमें भी आपका भूगोल सम्मिलित है। तो इसलिए आपको भूगोल जो है आपको उसको अनदेखा नहीं करना है, उसको प्यार से एकदम इत्मीनान से उसको पढ़ना है। तो दोस्तों जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। पहली पॉइंट तो आपको याद रखना है कि यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है, आपके 8 राज्यों से, ठीक है। पहला हो गया आपका भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वह 8 राज्य हैं कौन कौन, उनको देख लेते हैं। पहला है आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों आपकी जो यह कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, ठीक है। भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। और आप जानते हैं यहाँ पे क्या पड़ता है आपका गुजरात, उसके बाद क्या पड़ता है राजस्थान, उसके बाद पड़ता है मध्य प्रदेश, उसके बाद पड़ता है छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद पड़ता है झारखंड, उसके बाद पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद पड़ता है आपका यहाँ पे त्रिपुरा, और यहाँ पे पड़ता है आपका मिजोरम। तो यहाँ पे आप जानते हैं, तो ऐसे होकर गुजरता है आपका रेखा। तो इसलिए आपको ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है, भारत की मैप देखते हुए कि या जैसे बीचों बीच जाता है और बीचों बीच को जो राज्य पड़ते हैं उससे होकर जाएगा। तो आपको हमने बता दिया कौन कौन से राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरता है आपका भारत का कर्क रेखा, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे हम। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। तो दोस्तों जो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है वह है आपका गोवा। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, यानी जो नगरों में
आपका सर्वाधिक नगर जिसमें है आपके राज्य में, तो वह आपका गोवा है। अगर बात करें सबसे कम नगरीकृत का, तो वह आपका हिमाचल प्रदेश है। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी से बनते हैं। हम देखेंगे आगे कि भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है। तो सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। हम आगे देखेंगे यह है भारत का राज्य हरियाणा सबसे कम वन वाला है। तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे अधिक वन वाला राज्य एमपी मध्य प्रदेश, और सबसे कम वन वाला की बात करें तो वह आपका हरियाणा है। भारत का मानसीनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों जो भारत का मानसीनराम है वह आपके किस राज्य में स्थित है? आपके मेघालय में। ठीक है, भारत का जो मानसीनराम है वह आपके मेघालय में स्थित है और यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है मानसीनराम। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, जो आपका भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि यूटी, वह आपके लद्दाख, जो लद्दाख की राजधानी है लेह, वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। याद रखिएगा, सबसे अधिक कहाँ होती है? मानसीनराम में, और सबसे कम कहाँ होती है? लेह में। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा, अरावली जो पर्वत है वह आपकी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। वह कहाँ कहाँ से फैली हुई है दोस्तों? आपके राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक यह फैली हुई है आपकी। और हिमालय अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? आपकी गुरु शिखर। याद रखिएगा। और हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत जो है आपकी सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला में मानी जाती है। याद रखिएगा। चलिए, अब इतना हमने कवर कर लिया भारत के बारे में, भारत के सामान्य परिचय के बारे में जान लिए। अब हम जानेंगे दोस्तों भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश यानी कि इंडियाज इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड नेबरिंग कंट्रीज। तो दोस्तों इनके बारे में जानेंगे, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और पड़ोसी देश के बारे में। ठीक है, विथ मैप के साथ हम कवर करेंगे। हम देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है भारत का, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। यूएन की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 9 पड़ोसी देश हैं। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आपका भारत जो है, आपकी दृष्टि जो है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का पहला स्थान है। ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 आपके स्थलीय सीमा साझा करते हैं यानी कि धरती से सीमा साझा करते हैं यानी कि लैंड से सीमा साझा करते हैं, और 2 आपके जलीय सीमा साझा करते हैं यानी कि आपके समुद्री से सीमा साझा करते हैं, जल से। ठीक है, तो कौन कौन सी, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो भारत का आपका क्या होता है? आपका 7 जो होता है स्थलीय सीमा साझा करता है और 2 आपके जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कुल मिला के आपके भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 9। ठीक है, आगे हम देखेंगे जो 7 स्थलीय सीमा साझा करते हैं उनको देख लेते हैं। तो भारत के जो 7 स्थलीय सीमा साझा करने वाले वे देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश। तो दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, यह आपके 7 स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं। 2 देश कौन से हैं? तो 2 देश जलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। तो यह दोस्तों श्रीलंका और मालदीव आपके जलीय सीमा साझा करते हैं। याद रखिएगा, कुल टोटल 9 देश हैं। याद रखिएगा। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं पड़ोसी देशों के से मिलती है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है आपकी। भारत के कुल कितने राज्य? तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, तो भारत के स्थलीय सीमा से साझा करने वाले जो देश हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे सीरियल वाइज, यहाँ पे देखेंगे सीक्वेंस नंबर क्या है, और यहाँ पे पड़ोसी देश, और यहाँ पे सीमा की लंबाई, संबंध राज्यों की संख्या, और यहाँ पे संबंध भारतीय राज्यों के प्रदेशों के नाम। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश कितना सीमा साझा करता है? तो आपका 4096.7 सीमा साझा करता है भारत के साथ। यह 5 राज्यों के, भारत की 5 राज्यों से अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। दोस्तों क्या होगा? AMPMT, यानी AM से क्या होगा? असम, म से क्या होगा? आपका मेघालय, P से क्या होगा? पश्चिम बंगाल, M से क्या होगा? मिजोरम, और T से क्या होगा? त्रिपुरा। तो आपको याद रखना है AMPMT, इस नाम से आपको स्ट्रिक्ट से आपको याद रखना है। ठीक है, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला भारत कितना सीमा लगाता है? आपका 4096.7 किलोमीटर, और कितने राज्य से? आपके 5 राज्य से। याद रखिएगा। दूसरा है आपका चीन।
तो भारत का पड़ोसी देश क्या है? चीन। तो हम चीन के साथ कितना सीमा साझा करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है कितनी लगती है? तो 3,488 किलोमीटर आपका भारत चीन के साथ सीमा साझा करता है। अब यह चीन जो है दोस्तों भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो आपके 5 राज्यों से। कौन कौन से? यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो दोस्तों 4 राज्य और एक यूटी यानी कि लद्दाख। तो आपके 5 राज्यों से आपका सीमा साझा करता है आपका चीन। और कितना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है आपका? 3,488 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कितना लगाता है दोस्तों? पाकिस्तान लगाता है आपका 3,323 किलोमीटर। और यह भी पाकिस्तान आपके 5 राज्यों से सीमा साझा करता है भारत के। कौन कौन से? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इन 5 राज्यों से आपका पाकिस्तान सीमा साझा करता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल का बॉर्डर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना लगता है आपका? 1,751 किलोमीटर। और यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? आपका 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो दोस्तों UBIPSI यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यह 5 राज्यों से गुजरता है आपका। 5 राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, हम देखेंगे दोस्तों म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार जो है आपका, म्यांमार आपका कितना सीमा साझा करता है? तो 1,643 किलोमीटर सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ भारत। और इस कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? आपके 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम और मणिपुर। तो इन 5 राज्यों से इन 4 राज्यों से सीमा साझा करता है आपका म्यांमार। भूटान की बात करें तो भूटान आपका 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? यह आपके 4 राज्यों से होकर सीमा साझा करता है भारत के। कौन कौन से भारत के 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? वह है आपके सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। यह 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। बात करें अगर हम 7वें नंबर की, तो आपका आप जानते हैं भारत के कुछ 7 स्थलीय सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश हैं। तो उनके बारे में जानेंगे। तो आपका 7वां नंबर पे है आपका अफगानिस्तान। और यह आपके 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है और एक राज्य से सीमा लगाता है। किससे? आपका लद्दाख से। तो आप जानते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा किससे लगाता है? तो आपका बांग्लादेश से। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो देश है वह आपका बांग्लादेश है। और सबसे कम सीमा साझा करने वाला भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वह कौन सा है? आपका अफगानिस्तान। याद रखिएगा, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लगाता है सीमा और यह सबसे कम सीमा लगाने वाला देश है। चलिए आगे देखेंगे। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश यानी कि 4,096.7 किलोमीटर के साथ लगती है। भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लगती है। बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरा हुआ एकमात्र राज्य त्रिपुरा है। तो दोस्तों ऐसे तीनों तरफ से जो घिरा हुआ राज्य है आपके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ऐसे तीनों तरफ से बांग्लादेश होता है ना, ऐसे बांग्लादेश होता है, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके ऐसे होता है आपका मैप। और मैप में ऐसे करके ऐसे होता है आपका, यहाँ पे होता है आपका त्रिपुरा। तो दोस्तों त्रिपुरा जो है आपके बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा होता है और तीनों तरफ से घिरा हुआ एकमात्र राज्य बांग्लादेश से, वह है आपका त्रिपुरा। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे हम देखेंगे जो भारत के 2 पड़ोसी देश हैं जो कि भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, वह आपके श्रीलंका हैं और आपके मालदीव। याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखेंगे ऐसे देश जो भारत के साथ, यहाँ पे फल कैसे हो गया भाई, यहाँ पे होगा थल। तो यहाँ पे है थल, आप जान सकते हैं, यहाँ पे फल नहीं होगा, यहाँ पे थल होगा। तो जो आपका ऐसा देश जो है कि भारत के साथ थल एवं जल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों भारत के ऐसे देश जो भारत के साथ थल एवं जल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं, वह आपके पाकिस्तान जो है दोस्तों भारत के साथ उसका जल और थल दोनों की सीमा लगती है। बांग्लादेश की भी जल और थल दोनों की सीमा लगती है और म्यांमार का भी दोस्तों जल और थल दोनों की सीमा लगती है। आपको याद रखनी है दोस्तों, ऐसे 3 देश हैं जो कि भारत के साथ जल और थल दोनों से आपकी सीमा साझा करते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम। पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है और
पाक जल डमरू मध्य को पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, जो आपका नीचे से श्रीलंका लटका हुआ है ना, ऐसे श्रीलंका लटका हुआ है और यहाँ पे हमारी भारत ऐसे से समाप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे भारत समाप्त होती है, तो हमारे जो है आपका सीमा साझा करता है श्रीलंका। तो दोस्तों जो पाक जल डमरू मध्य यानी कि मन्नार की खाड़ी है आपकी, मन्नार की खाड़ी उससे भारत से अलग करती है, श्रीलंका से भारत को अलग करती है, और यह इसे हम पाक जल संधि के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, जो पाक है, पाक से पाकिस्तान में समझ लेना, पाक से यानी कि श्रीलंका, पाक जल संधि जो है श्रीलंका और भारत के बीच में, याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो है आपके भारत और चीन के बीच में स्थित है। यह रेखा 1914 में शिमला समझौते में निर्धारित की गई थी। याद रखिएगा, जो मैकमोहन रेखा है वो आपके भारत और चीन के बीच में है, और यह कब निर्धारित की गई थी? आपका 1914 में निर्धारित की गई थी शिमला समझौता के तहत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1886 में सर डुरंड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा स्थापित की गई थी, परंतु यह अब रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य भी है। याद रखिएगा, मध्य है आपका डुरंड रेखा। ठीक है, सर डुरंड ने इसे निर्धारित किया था 1886 में। आगे हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को की गई थी। सर सीरियल रेड क्लिफ, तो याद रखिए सर सीरियल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा किया गया था। तो जो रेड क्लिफ रेखा है तो इसी के द्वारा किया गया था। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, जैसे कि भारत और पाकिस्तान में कभी जमती नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, आतंकवादियों द्वारा हमेशा हमला करता रहता है। तो आप ये जान लीजिए कि हमेशा वह रेड जोन में ही रहता है, याद रखिएगा, रेड जोन है, और इसी से आप इसे याद रखिएगा कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। आगे देखेंगे, आगे दोस्तों अब हम देखेंगे भारत के द्वीप समूह। तो हमने इतनी बातें जान ली है दोस्तों, भारत के नेबरिंग यानी कि आपके भारत के पड़ोसी देश के बारे में भी जान लिए, और हम जान लिए भारत की सामान्य परिचय के भी बारे में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भारत के द्वीप समूह, तो यानी कि आइसलैंड ऑफ इंडिया। तो आइसलैंड ऑफ इंडिया भारत के द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। चलिए अब हम मैप के साथ जानेंगे। तो भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह हैं। ठीक है दोस्तों, आपका 1208 द्वीप समूह है भारत के पास कुल, और यह संख्या छोटे और बड़े द्वीपों को मिलाकर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है, और लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप समूह है। तो याद रखिएगा, जो आपका लक्षद्वीप है यह आपके यहाँ पड़ता है, और जो आपका अंडमान है वह आपके यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान पड़ता है, और अरब सागर में आपका लक्षद्वीप पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को वर्मा यानी म्यांमार, तो वर्मा यानी म्यांमार हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। इसे रखा इन माला भी कहा जाता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन पर्वतमाला भी कहा जाता है। और तथा इसका जो फैलाव है वह उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है, और यही पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे से ऊपर उठती है, और जिसपे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो इसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह आपके बर्मा का जो एक हिमालय पर्वत है अराकान ओयोमा, वह जो है पर्वतमाला वह आपके जो आपका समुद्र है उसके नीचे से उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है, और वह उसके नीचे से निकलकर ऊपर जो आपकी यहाँ है आपकी जो पर्वत उस पे वही है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वही कहलाता है आपका, वही पार्ट आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। और द्वीप होते क्या दोस्तों? जो ऐसे होते हैं ना आपके जल में, जो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जो चारों तरफ से यहाँ पे है नहीं इमेज, तो चारों तरफ से जो जल से घिरे होते हैं वो आपके क्या होते हैं? द्वीप समूह। और जो आपके ऐसे घिरे होते हैं वह आपके प्रायद्वीप होते हैं, याद रखिए। जो आपके जल से तीन तरफ से घिरे होते हैं वह आपके तीन तरफ से, यानी कि इधर से भी यह तीन तरफ होगा, तीन तरफ से घिरे हुए जो आपके होते हैं वह आपके प्रायद्वीप, और जो आपके चारों तरफ से घिरे होते हैं ना वो आपके द्वीप कहलाते हैं। तो समझ में आया? चलिए आगे देखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप एक
केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में क्या है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह एक केंद्र शासित प्रदेश है और अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी जो है वह पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार में कुल द्वीप की संख्या की बात करें तो 572 है, जो कि छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4 भागों में बटा हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका अंडमान निकोबार है उसके बारे में हम डीपली पढ़ने वाले हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपके 4 भागों में बटा है। आइए जानेंगे हम कौन कौन से पार्ट में बटा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु सैंडल पीक है, जो कि यहीं पर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। तो 732 मीटर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यह सबसे उच्चतम बिंदु है आपका सैंडल पीक, यानी सबसे ऊंची जो पर्वत है आपकी सैंडल पीक है अंडमान निकोबार की। हम देखेंगे अब मध्य अंडमान। तो आपका हो गया है कौन सा, आपका अंडमान हो गया। अब हम मध्य अंडमान के बारे में जानेंगे। तो जो मध्य अंडमान है उसमें आपके पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, आपका पूरा जो होता है आपका मध्य अंडमान यानी कि मिडिल अंडमान होता है। दक्षिण अंडमान की बात करें, साउथ अंडमान की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी होती है ना वह आपके दक्षिण अंडमान यानी कि साउथ अंडमान में ही स्थित है, याद रखिएगा। और बात करें अगर आपको लिटिल अंडमान की, तो लिटिल अंडमान की बात करें तो लिटिल अंडमान में दक्षिण अंडमान तथा लिटिल अंडमान के बीच का भाग दक्कन पास कराता है। तो दोस्तों लिटिल अंडमान के बीचों बीच होकर जाता है एक पास, कौन सा, लिटिल अंडमान और के बीच से होकर जाता है एक भाग जिसे हम दक्कन पास कहते हैं, याद रखिएगा। अंडमान द्वीप समूह के पास ऊपर की तरफ से ग्रेट कोको द्वीप है और लिटिल कोको द्वीप है। इन दोनों को ही म्यांमार का अधिकार है। तो दोस्तों जो ग्रेट कोको द्वीप है और कोको द्वीप है, यह दोनों पर आपका किसका अधिकार है, आपका म्यांमार का है। चलिए आगे देखेंगे उत्तरी अंडमान के बारे में। तो उत्तरी अंडमान की बात करें तो उत्तरी अंडमान द्वीप के पास है और नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप मध्य अंडमान में स्थित है। यह जो दोनों की द्वीप भारत के सबसे अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन दोनों द्वीपों का जो ज्वालामुखी स्थित है, इन जो द्वीप है दोस्तों, इन तीनों द्वीपों पे वहाँ पे जो ज्वालामुखी इस समय स्थित है वह आपका भारत का जो है आपका बैरन द्वीप कहलाता है। बैरन द्वीप स्थित है या ज्वालामुखी अभी एक्टिव है यानी कि सक्रिय है दोस्तों इस समय जो आपका बैरन द्वीप पे स्थित है आपका ज्वालामुखी, याद रखिएगा। निकोबार के बारे में याद करेंगे दोस्तों, तो जो है हमने अंडमान देख लिया कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम देखेंगे निकोबार। तो निकोबार जो द्वीप समूह है दोस्तों उसमें लिटिल निकोबार है। जो बार है दोस्तों उसमें लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल पड़ता है और इसके बाद निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है। ठीक है, 10 डिग्री के बाद से आपका निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है। आइए आगे देखेंगे। निकोबार द्वीप समूह 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, कॉर्न निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जाना दोस्तों, याद रखिएगा। हमने जो इंपॉर्टेंट था वो हम बता देते हैं, जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसको बारे में नहीं बताएंगे। तो हम निकोबार के बारे में ज़्यादा पढ़ने की डीपली नहीं है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि निकोबार द्वीप समूह जो है 3 भागों में, कॉर्न निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, आगे हम देखेंगे निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिण बिंदु जो कि भारत के भी दक्षिण बिंदु है, ग्रेट निकोबार पर भी पड़ता है। तो ग्रेट निकोबार पे क्या पड़ता है आपका, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट के 3 अलग नाम कौन कौन से हैं, पार्सेन, पिग्मेलियन, लहसिंग, यह आपके 3 अन्य नाम है, याद रखिएगा। अब यह कितने डिग्री पे स्थित है, आपके 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार में स्थित है। और भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अन्य नाम 3 प्रमुख नाम कौन कौन से, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सेन या फिर लहसिंग, ये 3 आपके अन्य नाम है आपके किसके, तो इंदिरा पॉइंट की, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आगे देखेंगे हम द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। तो दोस्तों हमने क्या देखा, अंडमान निकोबार। ठीक है, अब हम देखेंगे लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह क्या दोस्तों, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो जो आपका अंडमान निकोबार था वह किस सागर में था, वह आपके अरब सागर में था, बंगाल की खाड़ी में था दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में था। और जो आपका लक्षद्वीप है वह आपके कहाँ स्थित है, वह आपके अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप कुल 36 द्वीपों समूहों से मिलकर बना है, यानी कि लक्षद्वीप जो बना है आपके 36 द्वीप समूहों से मिलकर बना है। और लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी। तो आपका सबसे जो है आपका लक्षद्वीप आपका सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है
और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप की राजधानी जो है आपकी कावारत्ती है और लक्षद्वीप की सबसे बड़ा जो द्वीप है वह एंड्रोट है। तो दोस्तों याद रखिए, जो लक्षद्वीप है उसका जो सबसे बड़ा द्वीप है ना, वह जिसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका एंड्रोट, जो इसका क्षेत्रफल 4.98 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो लक्षद्वीप का जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है वह आपका है क्या, मिनिकॉय। और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, वह भी आपका मिनिकॉय ही है। क्षेत्रफल की बात करें तो 4.83 वर्ग किमी है, याद रखिएगा। तो इतनी बातें हमने पढ़ ली क्या कि अंडमान द्वीप समूह के बारे में और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में, ठीक है। अंडमान किस सागर में स्थित है, वो आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और जो लक्षद्वीप है वो आपके अरब सागर में स्थित है, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो अन्य महत्वपूर्ण बातें देख लेंगे दोस्तों। जो अन्य महत्वपूर्ण द्वीप हैं उनके बारे में जानते हैं। जो न्यू मोर द्वीप की बात करें और गंगा सागर द्वीप की बात करें, वह बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट पर स्थित है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है, तो आप जानते हैं कि यह कहाँ स्थित है, यह बंगाल की खाड़ी यानी कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप है। तो याद रखिए, जो उड़ीसा है दोस्तों, उड़ीसा राज्य, वहाँ पे व्हीलर द्वीप है, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर व्हीलर द्वीप जो है आपके चांदीपुर यानी कि उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित है आपका व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप का इस समय नाम बदल दिया गया, क्या कर दिया गया, तो अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। तो व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या हो गया, अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। और इस द्वीप से क्या होता है, इस द्वीप से आपका मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, यानी कि मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है आपकी किससे, उड़ीसा के तट पे जो स्थित है आपका अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि चांदीपुर में स्थित है और वहाँ पे ब्राह्मणी नदी के किनारे पे स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है इस द्वीप से। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। यहाँ पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है और सतीश धवन 2022 में इसरो के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों जो श्रीहरिकोटा है ना, वह जो है दोस्तों आपका श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वहाँ पे सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है। और यहाँ हरिकोटा द्वीप की बात करें तो यहाँ से इसरो की लॉन्चिंग पैड है। जो है आपका हरिकोटा द्वीप, वहाँ पे इसरो का लॉन्चिंग पैड है। और इसरो से क्या लॉन्च किया जाता है, इसरो के लॉन्चिंग पैड से, उसका नाम, लॉन्चिंग पैड का ही नाम है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और यहाँ से उपग्रह यानी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, याद रखिएगा। और पहला जो आपका सैटेलाइट था भारत का, वह कौन सा था, आपका आर्यभट्ट, और दूसरा कौन सा था, आपका भास्कर, याद रखिएगा, यहीं से लॉन्च किया जाता है। और इसरो का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। आगे देखेंगे हम पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के तट पर है और रामेश्वरम मंदिर यहीं पर स्थित है। याद रखिए, जब आपका रामायण चलता है ना, उसमें आपको पता चलता है जो रामेश्वरम मंदिर है वो आपके कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ पे पंबन द्वीप और रामेश्वरम द्वीप यहीं पे स्थित है, याद रखिएगा। पंबन द्वीप की बात करें तो पंबन द्वीप के सबसे दक्षिणी भाग को धनुषकोडी कहा जाता है। इसके बाद आपका राम सेतु शुरू हो जाता है। तो राम सेतु भी आपका स्थित है आपके रामेश्वरम में ही स्थित है, ठीक है। आगे हम देखेंगे श्रीलंका एवं भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी। तो श्रीलंका और भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी पड़ती है, याद रखिएगा। गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में अलिया बेट द्वीप पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों गुजरात में आपका अलिया बेट द्वीप पड़ता है और अलिया बेट द्वीप पर ही आपका एलिफेंटा गुफा स्थित है। तो एलिफेंटा जो गुफा है दोस्तों अलिया बेट द्वीप पे ही पड़ता है, क्योंकि आपके जानते गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है और ये जो अलिया बेट जो है आपका द्वीप ना, उसी पे आपका एलिफेंटा गुफा है, जो कि काफ़ी फेमस है, आपका महाराष्ट्र का एलिफेंटा गुफा है, ठीक है। आलिया बेट द्वीप पे ही स्थित है। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आपका दोस्तों एलिफेंटा की गुफा है वह किस द्वीप पे है, तो आप बता सकते हैं कि कौन से द्वीप पे है, आपका अलिया बेट द्वीप पे स्थित है। आगे देखेंगे अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य। तो चलिए तैयार हो जाइए, इसके बारे में जानेंगे। अब जानते हैं दोस्तों कि हम संपूर्ण भूगोल कंप्लीट कर रहे हैं, तो थोड़ा समय तो लगेगा दोस्तों। और
इसमें आपको बोरिंग होकर नहीं पढ़ना है, एकदम इत्मीनान से, एकदम राहत भरी सांसों के साथ पढ़ना है इसको, क्योंकि आपको याद रखना है। और यह जो संपूर्ण भूगोल हो, इसको हम ऐसे पढ़ाएंगे जैसे कि आपको पता हो कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है, क्योंकि यह आप सबके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने यह थोड़ा लंबा वीडियो बनाया है, जिससे कि आपको एक ही क्लास में हम कवर करा सकें। तो आगे हम देखेंगे। तो इसके बारे में दोस्तों भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। तो भारत में दोस्तों, भारत में 500 से अधिक वन अभ्यारण्य हैं, और जिन्हें हम वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया भी कहते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, और यह 1935 में स्थापना की गई थी इसकी। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं, और इसको आपको याद रखना है कि भारत में कुल 500 से अधिक अभ्यारण्य हैं, जिन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। भारत की जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की गई थी ना स्थापित, वो कौन सी थी? आपके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नैनीताल के उत्तराखंड में स्थित है। इसका जो पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क था, जब यह स्थापित किया गया था। इसके बाद इसका नाम बदल दिया गया, क्या? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, और यह 1935 में स्थापित किया गया था। और आपको बता दें दोस्तों कि जिम कॉर्बेट जो है, आपके जिम कॉर्बेट जो पार्क है ना, वहीं से आपकी रामगंगा नदी निकलती है, यानी कि बहती है। तो याद रखिएगा, जो ऐसा एकमात्र जो है आपका जिम कॉर्बेट उद्यान, जिसमें से आपकी रामगंगा नदी निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा, जो देश का सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के जनपद में स्थित है, इसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है दोस्तों, आपके जम्मू कश्मीर के जनपद, यानी कि आपके लद्दाख क्षेत्र में आता है, वहाँ पे आपका हेमिस नेशनल पार्क पड़ता है। वह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। तो सबसे छोटा की बात करें, इसको आगे भी देख लेते हैं। तो जो आपका सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपके कहाँ स्थित है? आपके मध्य प्रदेश में। और सबसे बड़ा की बात करें तो वह आपके हेमिस में स्थित है, याद रखिएगा। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख रेंज में स्थित है आपका हेमिस नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो नागार्जुन सागर बाघ है, वो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। भारत का पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों, यह आपको याद रखनी है, यह कहा जाता है, सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। तो यह दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सलीम अली वाला जो होता है आपका, वह आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखेंगे। दाची-गम सेंचुरी एकमात्र ऐसी सेंचुरी है जहां पर कश्मीरी हिरन पाया जाता है। तो दोस्तों, कश्मीरी हिरन के लिए आपका क्या है? प्रसिद्ध है दाची-गम सेंचुरी, ठीक है। आगे हम देखेंगे। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय वह कोलकाता में स्थित है। तो भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? आपके कोलकाता में, ठीक है। आगे देखेंगे हम। और कोलकाता पड़ता कहाँ है दोस्तों? कोलकाता आपका कहाँ पड़ता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, बांग्लादेश से सटा हुआ है आपका क्या? पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका पड़ता है कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। आगे देखेंगे। भारत वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1970 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो आपका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार, ठीक है। और मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। तो बंगाल टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है आपका मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखेंगे। उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर पर स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क 1982 में राष्ट्रीय उद्यान बना। क्षेत्र के अंतर्गत फूलों की घाटी, वहाँ किस्में की फूलों की छटा बिखरी रहती है। तो याद रखिएगा, नंदा देवी जो शिखर पर स्थित है आपकी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और फूलों की घाटी जो है आपकी, वह भी आपके उत्तराखंड में स्थित है, जहाँ पे आपकी काफ़ी फूलों की संख्या दिखेगी। आगे देखेंगे हम।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। नहीं, दुधवा जो है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे आपका नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और इसे 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। उत्तर प्रदेश में स्थित है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे टेबल के माध्यम से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आइए चलिए चलते हैं हम अब टेबल के माध्यम से हम कवर करेंगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य, यहाँ पे राज्य, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर यानी क्रम संख्या। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो पलामू अभ्यारण्य है, पहला पलामू अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य आपका कहाँ स्थित है, आपके झारखंड में स्थित है पलामू अभ्यारण्य। ठीक है, दूसरा है आपका दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी आपके झारखंड में स्थित है। हाजीरा बाग वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी आपके झारखंड में स्थित है। तो दोस्तों यह जो तीन है आपके, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पलामू अभ्यारण्य। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखेंगे हम कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, नल सरोवर अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों यह आपके तीन कहाँ पड़ते हैं आपके, या जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य वो आपके बिहार में, नल सरोवर जो है आपका गुजरात में। इंपॉर्टेंट करिए, याद है नल सरोवर जो है आपका अभ्यारण्य वो आपके कहाँ पड़ता है, गुजरात में। जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ, उत्तराखंड में। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह आपके गुजरात में पड़ता है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेरों के लिए आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस है और यह आपके गुजरात राज्य से संबंधित है। आगे देखेंगे हम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चंद्रप्रभा जो है आपकी उत्तर प्रदेश से स्थित है। और आपका जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वह भी आपका कर्नाटक से स्थित है। तो इतनी बातें जो थी इंपॉर्टेंट आपकी किससे थी, आपके अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, आगे देखेंगे 11वां नंबर आपको भद्रा अभ्यारण्य की बात करें तो यह कर्नाटक में स्थित है। सोमेश्वर अभ्यारण्य की बात करें तो कर्नाटक में स्थित है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य की बात करें तो यह भी आपका कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है। घाना पश्चिम बिहार की बात करें तो राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपके राजस्थान में स्थित है। कुंभलगढ़ राजस्थान में ही स्थित है, याद रखिए कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। पेंच राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपका कहाँ स्थित, राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे तानसा अभ्यारण्य जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो महाराष्ट्र में। अबोर की बात करें तो यह आपके पंजाब में स्थित है। आगे देखेंगे और भी, तो दोस्तों अबोर जो कि है आपका पंजाब से। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश। चिल्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, अभ्यारण्य की बात करें तो यह भी आपका उड़ीसा में। सिमलीपाल की बात करें तो यह भी आपके उड़ीसा में। तो आपका चिल्का अभ्यारण्य और सिमलीपाल अभ्यारण्य यह भी आपका उड़ीसा में स्थित है। वेदांतगल अभ्यारण्य आपके तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य अभी आपके तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे मधुमलाई अभ्यारण्य और डम्फा अभ्यारण्य। तो मधुमलाई आपका तमिलनाडु में, डम्फा आपका मिजोरम में। पेरियार अभ्यारण्य की बात करें तो केरल में, और पराम्बीकुलम अभ्यारण्य भी आपका केरल में। तो याद रखिएगा केरल की दो इम्पोर्टेंट है यहाँ आपकी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार अभ्यारण्य और पराम्बीकुलम अभ्यारण्य। आगे देखेंगे पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश में। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जम्मू कश्मीर में। और माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश में। नागरहोल के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें कर्नाटक से। और पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हरियाणा में स्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह आपका कहाँ स्थित है, यह आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। भगवान महावीर उद्यान यह आपके गोवा में स्थित है। नोंगखाई लेम अभ्यारण्य की बात करें तो मेघालय में स्थित है। और आगे देखेंगे आपका केबुल लामजाओ दोस्तों यह आपका कहाँ स्थित है, मणिपुर में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर आपकी फुमडियाँ तैरती है दोस्तों, फुमडियाँ
ठीक है। और यह जो फुमड़ियाँ होती हैं वो आपके पानी में जो सड़ी गली जो पदार्थ होती हैं ज़मीन के अंदर वह आपकी तैरती हुई नज़र आती है। और वहीं पे दोस्तों जो आपकी केबुल लामजाओ है वह तैरता हुआ एक नेशनल पार्क भी है। और यहाँ पे एक संघाई प्रजाति का हिरण पाया जाता है, वह दोस्तों इन फुमड़ियों पर तैरता है। तो इन फुमड़ियों पर तैरता दौड़ता है, कूदता है। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बाज़ारें और दुकान भी लगती हैं, घर भी बनाया गया है इस पर। आप इस पर इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है आपका। एकमात्र ये तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ और राष्ट्रीय उद्यान भी है। आगे देखेंगे हम। अब हमारा टॉपिक कौन सा है, अब हम देखेंगे भारत जो महत्वपूर्ण प्रमुख दोस्तों भारत की शास्त्रीय नृत्य का नाम और एवं कला क्षेत्र की सूची। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, आइए। तो दोस्तों जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम किससे संबंधित है, आपके तमिलनाडु से। कथकली की बात करें, यह सब शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। 2 2 4 2 6 2 8, तो 2 8 दोस्तों आपके 7 राज्यों के 8 केंद्र शासित 7 राज्यों के 8 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। 7 राज्यों के 8 शास्त्रीय नृत्य उनको देख लेते हैं। तो आपके कथकली जो है आपका उत्तर प्रदेश से, कथक जो है उत्तर प्रदेश से, कथकली आपका किससे होगा, केरल से। और कुचिपुड़ी हो गया आपका आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम हो गया आपका केरल से, सत्तरिया हो गया आपका असम से, और उड़ीसी हो गया उड़ीसा से, मणिपुर हो गया मणिपुर से। याद रखिएगा, यह आपके 8 भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। आगे देखेंगे लोक नृत्य के बारे में, भारत के लोक नृत्य के बारे में टेबल। तो भारत के जो लोक नृत्य हैं कौन कौन से, यानी कि मध्य प्रदेश में पांडवानी गणगौर नृत्य, पांडवानी गणगौर नृत्य याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट है। असम की बात करें तो बिहू है इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौटंकी और रासलीला है। और गुजरात की बात करें तो गरबा। और कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान। और पंजाब की बात करें तो भांगड़ा और गिद्दा। जो इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध लोक नृत्य उनके बारे में बताएंगे दोस्तों, क्योंकि यह एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन पूछा गया यह इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। आगे देखेंगे राजस्थान की कालबेलिया, घूमर, तेरह ताली, भवई, यह आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का तमाशा, लावड़ी, यह आपका महाराष्ट्र का 2 लोक नृत्य है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का कजरी और छोलिया आपका कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का आपका क्या है, एक लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो है आपका कूद, डांडी नाच और रऊ, यह आपका 3 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो छपेली, दांगी, थाली, यह आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बिहार की बात करें तो छाऊ, विदेशिया, जाट, जाटिन, यह आपका बिहार राज्य से संबंधित है लोक नृत्य। केरल की बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम जो कि शास्त्रीय नृत्य केरल का, याद रखिएगा। नागालैंड की बात करें तो लिमछोंग आपका नागालैंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे पश्चिम बंगाल का जात्रा और ढाली छाऊ, यह आपका पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। गोवा की बात करें तो मांदी ढकानी यहाँ का है आपका गोवा का। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और लोक नृत्य की बात करें झारखंड का, तो झारखंड का विदेशिया और छऊ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विदेशिया पूछा गया है आपके एग्जाम में। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में उड़ीसी और धुमरा। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो पंथी नृत्य। इतनी जो है दोस्तों आपके लोक नृत्य जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने आपको कंप्लीट करा दिया है यहाँ पे, ठीक है। आगे हम देखेंगे जनजातीय। तो अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, जनजातीय के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो भारत में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है इसको जानेंगे। तो जनजातियों में धार्मिक पुरुष पुजारी को पाहन कहा जाता है। जैसे कि हम अपने जो होते हैं हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, पुजारी कहते हैं या पंडित जी कहते हैं, वैसे ही और क्या होते हैं उसमें, यानी कि मुस्लिम में क्या कहा जाता है, सब में अलग अलग होते हैं। ऐसे ही जनजातियों में धार्मिक गुरु को पुजारी को पाहन कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की जो जनजाति है उन्हें हम, जो अफ्रीका महाद्वीप है उनको हम जनजाति महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं और काला महासागर के नाम से भी जानते हैं, काला महाद्वीप के बारे में भी जानते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप को हम जनजाति महाद्वीप भी कहते हैं और काला महाद्वीप भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम। भारत में सर्वाधिक जनजाति संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो सर्वाधिक जो जनजाति वाला जो आपका है राज्य वह आपका मध्य प्रदेश है। तो अगर हम बात करें जो आपका भारत का सर्वाधिक जनजाति संख्या वाला राज्य है वह मध्य प्रदेश है, ठीक है। और भारत में जो सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य है वह भी आपके मध्य प्रदेश में है। और भारत में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इतनी बातों में आपका मध्य प्रदेश सबसे आगे है।
उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। तो दोस्तों जनजाति में सबसे आगे कौन सा है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे। भारत देश में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम जो कि 94% है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत जनसंख्या वाले पूछे, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत जनसंख्या किसमें है आपकी मिजोरम में। और भारत देश में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो अगर आपसे राज्य पूछे तो होगा मिजोरम, और केंद्र शासित पूछ लिए अगर तो आपका होगा लक्षद्वीप। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत देश में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य गोवा है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। न्यूनतम की बात है, सबसे ज़्यादा जो जनजाति सबसे कम है वह कहाँ पे है आपके गोवा में, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आता है। आगे देखेंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं चंडीगढ़। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ इनमें कोई भी जनजाति निवास नहीं करती। तो इन राज्यों में, इन प्रदेशों में कोई भी जनजाति निवास नहीं करती हैं। किसी भी जनजाति समुदायों को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। यानी किसी भी जनजाति के बारे में बात करनी होगी, किसी भी जनजाति को बनाना होगा, उसके बारे में कौन बात करेगा आपका राष्ट्रपति बात करेगा। इसके बारे में कोई भी मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्रिपरिषद का आदमी नहीं बोलेगा, या इसके बारे में कौन डिसाइड करेगा, या आपके राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। चलिए आगे देखेंगे। भारत देश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी 3 जनजाति समूह हैं। कौन कौन से? तो सबसे बड़ी 3 जनजाति समूह है भारत देश में। कौन कौन सी जनसंख्या के हिसाब से? तो आपके गोंड जनजाति समूह, आपका भील जनजाति समूह, और तीसरा है आपका संथाल जनजाति समूह। यह 3 आपके दोस्तों जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी 3 जनजाति समूह है, याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे जनजाति जो समूह होती है दोस्तों 2 पे आधारित है, पशुपालक पे आधारित होती है। तो पशुपालक के बारे में जानते हैं, पशुपालक और कृषि पे। तो पशुपालक और कृषि पे 2 जनजातियां होती हैं। तो जो टोडा जनजाति है दोस्तों, टोडा जनजाति जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है। तो दोस्तों जो आपका टोडा जनजाति वह तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती हैं तथा भैंस का पालन करती हैं। गद्दी एवं बकरवाल जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती हैं तथा यह भेड़ बकरी का पालन करती हैं। तो यह दोस्तों पशुपालक जनजातियां मानी जाती हैं और यह पशु को पालकर अपना जीवन व्यतीत करती हैं, याद रखिएगा। चकमा जनजाति की बात करें तो चकमा जनजाति के लोग बांग्लादेश के मूल निवासी हैं तथा ये पूर्वोत्तर भारत के में मुख्य त्रिपुरा शरणार्थी के रूप में प्रवेश कर गए हैं। तो याद रखिएगा, यह जो चकमा जनजाति हैं वह आपके पूर्वोत्तर भारत यानी कि बांग्लादेश से त्रिपुरा में शरणार्थी के रूप में प्रवेश कर गए हैं, याद रखिएगा। चकमा जनजाति। आगे देखेंगे हम चकमा जनजातियों के बातें और प्रमुख बातें और जनजातियों के नाम। तो जनजातियों के नाम और जनजातियों की प्रमुख बातें के बारे में जान लें। तो यहाँ पे हम राज्य के बारे में जानेंगे। तो जम्मू कश्मीर में गुज्जर जनजाति पाई जाती हैं जो कि एक मुस्लिम जनजाति होती हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे गद्दी, बकरवाल, जिद्दा और कन्नौरिया ऐसी जनजातियाँ पाई जाती हैं जो कि पहाड़ी ढालों पर निवास करती हैं। और गद्दी तथा बकरवाल जनजाति बकरी तथा भेड़ों को पालती हैं तथा उन्हीं से उत्पादकों के आश्रित रहती है। तो उन्हीं के उत्पादन पर जो उन्हीं के द्वारा उत्पादित होता है उन्हीं पे आश्रित रहती है। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तराखंड में कौन कौन से हैं आपके जनजाति। तो थरूर जनजाति, बुक्सा, भेड़िया और जंसरी, यह 4 जनजाति आपके उत्तराखंड में संबंधित हैं। और यह थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा, शोक के रूप में मनाते हैं। आगे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की जो जनजाति है, कोई भी जनजाति निवास नहीं करती उत्तर प्रदेश में। और हिमालय के तराई क्षेत्रों में उत्तराखंड के ही जनजाति निवास करते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश कोई जनजाति निवास नहीं करती। इतना अच्छा। आगे देखेंगे हम राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में मीणा, गारसिया और कालबेलिया यह दोस्तों 3 प्रकार की जनजाति पाई जाती हैं। और जो कालबेलिया वह सपेरा जनजाति समुदाय की होती है। तो सपेरा जनजाति समुदाय की है आपकी कालबेलिया। मध्य प्रदेश की बात करें तो काले भील, लामबाड़ी, बैगा यह आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। बैगा जनजाति पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगरिया और भारिया। तो अगरिया भारिया ये आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कुछ मात्रा में मध्य प्रदेश में सबसे जो होता है दोस्तों, कुछ मात्रा में मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश की जनजातियां भी निवास करती हैं। तो दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है ना, वहाँ पे कुछ जो मात्रा में है, वहाँ पे मध्य प्रदेश की जनजातियां भी निवास करती हैं, याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात की करें दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो गारो खासी जयंतियाँ। गारो खासी जयंतियाँ दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, यह जो है आपके मेघालय राज्य से संबंधित है। यह क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। गारो खासी जयंतियाँ जो जनजाति है वह कहाँ से संबंधित है, आपके मेघालय से संबंधित है। और यहाँ पे दोस्तों गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ी हिल्स भी पाया जाता है। और देखेंगे दोस्तों असम की, असम बोडो गारो खासी जयंतियाँ, और खासी जयंतियाँ दोस्तों यहाँ पे असम से भी संबंधित होती हैं, असम से भी लगती हैं, याद रखिएगा। बोडो गारो खासी जयंतियाँ असम से भी संबंधित हैं। नेक्स्ट आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में डफला मिरी अबोर मिसमी, डफला अबोर मिरी मिसमी, यह आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नागालैंड की बात करें तो नागा कोंका, नागा कोंका किसके जो हैं दोस्तों जनजाति हैं। नागा जनजाति में विवाह समारोह में नरमुंड माला पहनकर प्रदर्शन करा जाता है, जिससे यह पता चले कि अपने शौर्य के बारे में प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखेंगे मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों कुकी जनजाति पाया जाता है, याद रखिएगा कुकी जनजाति। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे दोस्तों मंदिर और स्थान। तो मंदिर और स्थान, कौन सा मंदिर कहाँ पे स्थित है। आप जानते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है, मंदिर। आप जानते हैं कि मंदिरों से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चेन्नकेश्वर मंदिर, चेन्नकेश्वर की मंदिर की बात करें तो बेलूर कर्नाटक। सूर्य मंदिर यानी कि जिन्हें हम बैग पकोड़ा के नाम से भी जानते हैं, तो सूर्य मंदिर जो है आपका कहाँ स्थित है, कोणार्क सूर्य में ही, कोणार्क उड़ीसा में स्थित है आपका सूर्य मंदिर, बैग पकोड़ा जिसे नाम से जानते हैं। बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो यह तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। गांगे कोडान चोलीसारम मंदिर जो है आपका यहाँ पे स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। और एरावतेश्वर मंदिर की बात करें तो दारासुरम तमिलनाडु में स्थित है। हजारा राम मंदिर की बात करें तो हजारा राम मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। आगे देखेंगे हम और भी, तो विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो विरूपाक्ष जो मंदिर है आपका पटकल कर्नाटक में स्थित है। स्वर्ण मंदिर की बात करें तो अमृतसर पंजाब में स्थित है आपका स्वर्ण मंदिर। जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो पुरी में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। कैलाश मंदिर की बात करें तो कैलाश मंदिर एलोरा के महाराष्ट्र जो है, एलोरा महाराष्ट्र की गुफा, उसके अंदर आपकी क्या स्थित है, कैलाश मंदिर। महाबलेश्वर मंदिर की बात करें तो यह आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो मदुरई तमिलनाडु। सोर मंदिर की बात करें महाबलीपुरम तमिलनाडु। सोम मंदिर जो है आपका जूनागढ़ में स्थित, जूनागढ़ सोमनाथ मंदिर जूनागढ़ गुजरात में। तिरुपति मंदिर की बात करें तो चित्तूर आंध्र प्रदेश में स्थित है आपका तिरुपति मंदिर। ठीक है, अब हम देखेंगे सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर काफ़ी चर्चा में रहता है हमेशा दोस्तों। यह कहाँ स्थित है, आपके पठानथिट्टा केरल में स्थित है। दिलवारा मंदिर की बात करें तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, यह एक जैन मंदिर है। कामाख्या मंदिर की बात करें तो ये आपके गुवाहाटी असम में स्थित है। तो दोस्तों इतनी आपकी कंप्लीट हो गई मंदिर की टॉपिक। आगे हम देखेंगे और भी महत्वपूर्ण चिड़ियाघर के बारे में जानेंगे दोस्तों। महत्वपूर्ण चिड़ियाघर कहाँ कहाँ स्थित इसके बारे में जान लेते हैं। तो चिड़ियाघर और स्थान कहाँ कहाँ स्थित है, तो एलन वन चिड़ियाघर जो है आपका कानपुर में स्थित है। अली प्राणी उद्यान की बात करें तो कोलकाता में स्थित है। अलीगढ़ अन्ना चिड़ियाघर की बात करें तो चेन्नई में। इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान की बात करें तो विशाखापट्टनम में। और मेघा जो है कमला नेहरू राष्ट्रीय प्राणी उद्यान अहमदाबाद में। और नंदकानन प्राणी उद्यान की बात करें तो आपके भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में स्थित है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की बात करें तो दिल्ली। और रामाचंद्र प्राणी उद्यान की बात करें तो मैसूर। और नेहरू प्राणी उद्यान की बात करें तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। आगे देखेंगे दोस्तों, श्री सक्करबाग प्राणी उद्यान जूनागढ़ में स्थित है। पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क आपका दार्जिलिंग में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे हम तो महत्वपूर्ण झील। दोस्तों महत्वपूर्ण झील के बारे में जान लेते हैं, जो महत्वपूर्ण झील है उनके बारे में। तो भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो आपकी चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। और यह एक खारे पानी की झील है, यह समुद्री तट के पास स्थित है। और यह एक लैगून झील है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है जो दोस्तों, कि भारत की जो सबसे बड़ी झील है वह चिल्का झील है, याद रखिए पहली पॉइंट। दूसरा है आपका कि यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और तीसरा है आपका यह खारे पानी की झील है। और चौथा है आपका यह एक लैगून झील है। ठीक है, आगे देखेंगे भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वह उलर झील है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जो एक मीठे पानी की झील है वह एक नदी झेलम के नदी मार्ग में बनी है आपकी आपकी उलर झील। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील
सोलाहो झील भी कहा जाता है, सिक्किम में स्थित है। चोलामो झील, इसकी लंबाई जो ऊंचाई है वह 53-30 मीटर है, याद रखिएगा चोलामो झील की ऊंचाई। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें तो मणिपुर राज्य में स्थित है और यह रोहतक झील के नाम से जाना जाता है। इसके पास एक राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है, जहाँ यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर संघाई नाम का एक हिरण पाया जाता है और यहाँ इस फुमड़ी से उस फुमड़ी तक उछलता कूदता रहता है। आगे देखेंगे हम और भी। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपकी सोनम मैम की भी मेहनत लग रही है तो उस मेहनत को भी समझना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए दोस्तों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते चल रहे हैं और आप लोग का कर्तव्य है कि हमारा भी मनोबल बढ़ाने के लिए आप हमें लाइक और शेयर जरूर कर दें हमारे वीडियो का। ठीक है, आगे देखेंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में जाएंगे दोस्तों। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील स्थित है? तो दोस्तों पैंगोंग झील जो है आपके चाइना क्षेत्र अधिकार में स्थित है, यानी कि याद रखिएगा चाइना लद्दाख रेंज में पड़ता है और वह चाइना के क्षेत्र अधिकार में आता है, याद रखिएगा यह पैंगोंग झील। उड़ा झील की बात करें तो यह झेलम के सर्पीलाकार चलने के कारण इसे गोखुर झील भी कहा जाता है और इसी के कारण आपका उड़ा झील का निर्माण हुआ है। डल झील की बात करें तो यह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह आपके दलदल पाए जाते हैं यहाँ पर। मानसरोवर झील की बात करें तो मानसर झील वो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित। शेषनाग झील मध्य आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। अनंतनाग झील की बात करें तो यह भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, और नागिन झील भी। तो जितने भी नागिन झील है दोस्तों आपके कहाँ स्थित है? आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। आगे है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या है? तो हिमाचल प्रदेश में आपकी सूरजताल झील है, जो कि बाड़ा राजा दर्रा के पास स्थित है, ताजे पानी की झील है आपका सूरजताल झील। और चौथा है आपका चंद्रताल, दूसरा है आपका चंद्रताल झील। ठीक है, तीसरा है आपका रेणुका झील, जो कि सिरमौर जिले में स्थित है। यह एक ताजे पानी की झील है, यहाँ पर एक चिड़ियाघर भी है, तो रेणुका झील में। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल झील, रूपकुंड झील, भीमताल झील। ठीक है, यह आपका कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। आगे देखेंगे सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम में दोस्तों चुलामू झील भारत की सबसे बड़ी यानी कि सबसे ऊंची झील है आपके सिक्किम में स्थित चुलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है। इसकी कुल ऊंचाई 53-30 मीटर है, याद रखिएगा 53 और 30 मीटर है। और आपका सोंगमा झील भी आपका सिक्किम में स्थित है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में लोटक झील, जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है और यहाँ पर तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम केबुल लामजाओ है और यह यहीं पर स्थित है। आगे देखेंगे हम उड़ीसा राज्य के बारे में। उड़ीसा, तो उड़ीसा में चिल्का झील है, यह एक खारे पानी की झील है और यह एक साथ ही भारत की सबसे बड़ी झील है और यह एक लैगून झील है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलोरी झील, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और जब एग्जाम में पूछा जाता है कोलेरू झील तो सब लोग महाराष्ट्र समझ लेते हैं, तो इसको याद रखिएगा। कोलेरू झील जो है वो आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है और यह जो है दोस्तों ताजे पानी की झील है और यह गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में बनती है कोलेरू झील। पुलकर झील की बात करें तो पुलकर झील का कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी आता है और कुछ दोस्तों जो प्रदेश है आपका तमिलनाडु प्रदेश वहाँ पे भी पड़ता है। तो तमिलनाडु जो है वहाँ पे पड़ता है और कुछ अन्य आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है, याद रखिएगा। यहाँ यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, आगे देखेंगे तमिलनाडु की झील की बात करें तो तमिलनाडु में जो झील है आपकी वीरान्नम झील और पुलिकट झील और चेम्बराक्करम झील। ठीक है, यह दोस्तों आपकी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखेंगे हम केरल के बारे में। तो केरल की जो महत्वपूर्ण जो झील है वो आपके वेम्बनाड झील और अष्टमुड़ी झील। वेम्बनाड झील खारे पानी की झील है और यह एक लैगून झील है। तो दोस्तों वेम्बनाड झील और अष्टमुड़ी झील आपका कहाँ का है? तो आपके केरल का है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में हमायत सागर झील और उस्मान सागर झील है। तो हिमायत सागर झील और उस्मान सागर झील कहाँ स्थित है? आपका तेलंगाना में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है और इसे ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हुई है दोस्तों, याद रखिएगा। ज्वालामुखी में जो ज्वालामुखी थे दोस्तों उसके द्वारा निर्मित हुई थी आपके लोनार झील, और लोनार झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह एक खारे पानी की झील है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक झील है आपका भोज झील। ठीक है, गुजरात की बात करें नल सरोवर झील है, नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान भी है, याद रखिएगा। नल सरोवर झील भी है गुजरात में। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में सांभर झील खारे पानी की झील है, यह भारत में नमक की आपूर्ति सहायक है। दोस्तों राजस्थान में जो सांभर झील होती है ना वह आपके खारे पानी के लिए सबसे बड़ी
आपकी झील है और नमक आपूर्ति करने में सहायक भी है। पुष्कर झील भी आपका राजस्थान में स्थित है और नक्की झील भी आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो कितने हो गए राजस्थान में? सांबर झील, पुष्कर झील और नक्की झील, 3 हो गए। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट, राजसमंद झील भी आपका वहीं पे है, कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट देखेंगे देवर झील जो है आपका, यह आपकी मानव निर्मित झील है जिसे 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने बनवाया था। और पंचभद्र झील भी खारेपन की झील है, यह भी आपका कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, आपका यहीं पे स्थित है। आगे देखेंगे भारत की मिट्टियाँ। तो भारत की जो मिट्टियाँ दोस्तों, उनके बारे में जानेंगे। आप जानेंगे कि हमारा अगला जो टॉपिक है क्या है? भारत की मिट्टियाँ और इसके वितरण विशेषताएं। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की जो मिट्टी होती है उनकी जो प्रकृति है गुणों के आधार पर निम्नलिखित में से 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से? तो आइए जान लेते हैं दोस्तों। 8 प्रकार के, यानी कि आप जान सकते हैं कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है यानी कि ICAR, तो ICAR के द्वारा यहाँ पे 8 मिट्टियों के बारे में बताया गया, 8 मिट्टियों का वर्गीकृत किया गया है। आइए जान लेते हैं दोस्तों। पहली होगी जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी की जो वितरण क्षेत्र है वह आपका उत्तरी विशाल मैदान, पूर्वी तट, डेल्टाओं और नदियों के घाटियों में यह मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। प्रकृति क्या है दोस्तों इसकी? इस मिट्टियों में नदियों द्वारा वाहित एवं निक्षेपित अवसाद यह मिट्टी बनती है, अवसाद के कारण यह मिट्टी बनती है। यह नदी कछारों में पाई जाती है, इसलिए इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसमें जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? कछारी मिट्टी। ठीक है, यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? खादर और बांगर। तो खादर क्या होता है आपका? नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है। और बांगर क्या होता है आपका? प्राचीन। बांगर में क्या होता है? प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। और खादर में क्या होता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम गठन क्या हुई थी। तो बलुई और दोमट से चिकनी मिट्टी पश्चिम से अधिक बलुई है आपकी, यह जो है दोस्तों। जबकि गंगा नदी जो है, गंगा मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में अपेक्षाकृत मंडमयी और क्ले मिट्टी होती है। हम और आगे देखेंगे क्ले मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वह दक्कन का पठार, जिसमें महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व गुजरात भी स्थित है, और पश्चिम मध्य प्रदेश, मालवा का पठार, उत्तरी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आते हैं। काली मिट्टी का जो सबसे अधिक क्षेत्र है वह आपका महाराष्ट्र है। और इसका जो क्षेत्र है दोस्तों 28.8% है। और प्रकृति क्या है? चिकनी और चिपचिपी होती है आपकी काली मिट्टी। आगे देखेंगे हम, यह कपास, सोयाबीन दलहन की खेती के लिए उपयुक्त होती है काली मिट्टी। और अन्य नाम क्या है काली मिट्टी के? अन्य 3 नाम है। कौन कौन से? रेंगूर, कान्हा, कपासी मिट्टी। तो रेंगूर मिट्टी, कान्हा मिट्टी, कपासी मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी, यह तीनों क्या है आपके? काली मिट्टी से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे लाल और पीली मिट्टी के बारे में बात करें। तो लाल पीली मिट्टी यानी कि जो वितरण क्षेत्र है इसका है वह अरावली क्षेत्रों में पाया जाता है, और यह तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट जो मिट्टी है वह आपकी वितरण क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी पश्चिमी घाट, राजमहल पहाड़ियाँ, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, पठारी भाग भारत में लेटेराइट मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र केरल है। ठीक है, निर्माण की बात करें तो उष्णकटिबंधीय अधिक वर्षा के कारण यह चूना और रेत के कर बह जाते हैं और तथा लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक बचे रहते हैं। उच्च ताप में पनपने वाले जीवाणु द्वारा ह्यूमस को नष्ट कर दिया जाता है। याद रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी के बारे में बात हो रही है। आगे देखेंगे प्रकृति क्या थी? अम्लीय थी। शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें तो वितरण आपका राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ और हरियाणा। यह बलुई मिट्टी है दोस्तों, यह बलुई मिट्टी है और जिसमें लोहा और फास्फोरस की अधिकता होती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं पाई जाती है। फसल की बात करें तो ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाज यह इसमें फसल में लेटेराइट मिट्टी में पाए जाते हैं। लवड़ी मिट्टी की बात करें तो लवड़ी मिट्टी की जो वितरण क्षेत्र है वह है आपका तटीय क्षेत्रों में गुजरात, पूर्वी तट और सुंदरवन ये आपका लवड़ी मिट्टी है। समुद्री तट इलाकों में उच्च ज्वार के समय समुद्री के खारे पानी को भूमि पर फैला जाने के कारण मिट्टी बनती है। और गठन की बात करें तो बलुई और दोमट मिट्टी से बना है। फसल की बात करें बरसीम, धान, अमरूद और साथ ये आपके क्या बनते हैं? आपके इसी मिट्टी में बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पीटमई मिट्टी की बात करें वो आपका अल्मोड़ा, सुंदरवन, डेल्टा, केरल क्षेत्र में। निर्माण की बात करें दलदली क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों में जमाव में यह मिट्टी बनती है, पीटमई मिट्टी। नेक्स्ट है आपका वन क्षेत्र की पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो वितरण एवं
क्षेत्र पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में गठन जो है आपका घाटियों की वन मिट्टियों से जैव तत्व है। और यह जो मिट्टी है दोस्तों वो सेब, चाय, कहवा, मसाले आदि बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो यह जलोढ़ मिट्टी के चारों में अवसाद के निक्षेपण से बनी मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो यह कुल मिट्टी का 40% है जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे हम क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों इसके आगे। तो काली मिट्टी की जो जल धारण की क्षमता अधिक होती है काली मिट्टी की। यह एक कपास खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी में गर्मी में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। और काली मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र है वो आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, इतनी बातें हम समझ लिए काली मिट्टी के बारे में। लेटेराइट ईंट बनाने की मिट्टी है। तो लेटेराइट जो मिट्टी है वह ईंट बनाने की मिट्टी है, कठोर मिट्टी होती है लेटेराइट, और इससे चाय की खेती में अधिक होती है। यह चाय की खेती के लिए अधिकता होती है इसकी। और लेटेराइट मिट्टी जो है सबसे अधिक केरल में पाई जाती है। आगे देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे जो है संपूर्ण भारत का जो भूगोल था वह कंप्लीट हुआ। और थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी आप स्माइल कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं जो भारत का भूगोल है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप सबको भारत के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग काफ़ी जो भी आपको टॉपिक आपको बोरिंग लगती है तो आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए। आपको उसे अपना माइंड फ्रेश करके और इम्तिनान के साथ उसे कवर करना चाहिए, जिससे कि जिस चीज़ से आप भागते रहेंगे ना वह चीज़ आपको भगाती रहेगी। तो इसको हमें भगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे खुद इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि हमें यह चीज़ें आ जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।